हेलो स्टूडेंट्स। दीक्षा क्लासेस आपके लिए लेके आया है जेईई मेंस 2022 के पेपर्स का सॉल्यूशन। और आज हम सीखेंगे कि जेईई मेंस के जो पेपर्स हो रहे हैं उसको देखेंगे कि किस तरह का पेपर का लेवल है। उसको हम आज जस्टिफाई करेंगे कि इजी है, टफ है, या कैसे अप्रोच किया जाए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस पेपर को अप्रोच करने की, क्या ट्रिक्स है जिससे आप क्वेश्चंस को बहुत फटाफट सॉल्व कर सकते थे और अपना टाइम सेव कर सकते थे। उन ट्रिक्स के साथ आपके लिए लेके आया हूं मैं जेईई मेंस 2024 के 24 जून के शिफ्ट 1 का मेमोरी बेस्ड पेपर है। एक्चुअली वी हैव नॉट गॉट द एक्चुअल पेपर्स, तो हम लोग मेमोरी बेस्ड पेपर्स का ही सॉल्यूशन आपको दे पाएंगे, बट ये पेपर्स काफी क्लोज हैं एक्चुअल पेपर्स के। तो हम स्टार्ट करते हैं आज 24 जून के शिफ्ट 1 के पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू नॉन आइडियल 1.5 वोल्ट बैटरी आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो नॉन आइडियल 1.5 वोल्ट की बैटरीज पैरेलल में कनेक्टेड है। और नॉन आइडियल है मतलब इनका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा जरूर है। एंड 20 ओम रेजिस्टर इज आल्सो कनेक्टेड अक्रॉस देम, और एक 20 ओम का रेजिस्टेंस भी कनेक्ट किया गया है। दीज आर 1.5 वोल्ट, दीज आर 1.5 वोल्ट, और इनके रेजिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल आर across resistor. Its reading is now an ideal voltmeter is connected across resistor. एक वोल्टमीटर भी कनेक्ट किया गया है। वोल्टमीटर की रीडिंग दे रखी है आपको 1.2 वोल्ट। V is equals to 1.2 वोल्ट। Now then internal resistance of the batteries, ये internal resistance आपको निकालना है, क्या होगा? तो आप देख सकते हो दो आइडेंटिकल बैटरीज पैरेलल में कनेक्टेड है, और आपको बताया जाता है कि जब आइडेंटिकल बैटरीज पैरेलल में कनेक्ट होती है तो आप इसे सेम वोल्टेज की एक बैटरी के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जब दोनों का वोल्टेज इक्वल है, लेकिन रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा, और ये बेटा 20 ओम हो गया। तो V इक्वल्स टू IR। अब आपके लिए बहुत आसान काम हो गया। 1.2 वोल्ट दिया है आपको, I क्या हो जाएगा? 1.5 अपॉन कैपिटल R इसको लिख रहा हूं मैं स्मॉल r/2 इंटू 20, क्योंकि हम इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर देंगे आप। R प्लस 20 प्लस R/2 इधर गया, 15 इंटू 20 अपॉन 12 किया। 4 3s 5s 3 4s 5 4s R 20। 4 3s 4 5s 15 3 5s ये आ गया 25 में से 20 गए, तो R आ गया बेटा 10 ओम। R आ गया 10 ओम। बहुत फास्ट आप सॉल्व कर सकते हो, और इतना आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये बेसिक क्वेश्चन है और ये बोर्ड लेवल का बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत सिंपल सा तरीका है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बल्क मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल इज 3 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल्क मॉड्यूलस दे रखा है 3 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इफ परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इज 2%, यानी कि dV/V इज 2%, देन एक्सेस प्रेशर इज, कितना एक्सेस प्रेशर है? तो हम जानते हैं बीटा इक्वल्स टू होता है -P टाइम्स dV/V। So P comes out to be minus beta times dV/V, and बीटा कितना दे रखा है? 3 इंटू 10 टू द पावर 10 दे रखा है आपको। dV/V 2% दे रखा है, तो 2% कर दिया। 6 इंटू 10 टू द पावर 8 आ गया, 3 2 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन विद द आंसर एज 6 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, और बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर किसी ने फॉर्मूला याद किया हुआ है, जनरली बच्चे ये चैप्टर छोड़ के जाते हैं, पर हम लोग कहते हैं कि इस चैप्टर को छोड़कर ना जाए, क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चंस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और फटाफट पेपर डिस्कस हो जाएगा। इन डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट वी यूज्ड 2 650 नैनोमीटर एंड 655 नैनोमीटर
wavelengths. If aperture of slit is 0.5 mm, aperture of slit मतलब A दे रखा है आपको 0.5 mm and separation between card and screen is 2 meter, capital D दे रखा है 2 meter, then distance between first maxima ऑफ द गिवन वेवलेंथ, दो वेवलेंथ है तो दोनों के मैक्सिमा अलग अलग जगह पर बनेंगे, तो उसके बीच का डिस्टेंस हमें चाहिए। तो हम कह सकते हैं हमें चाहिए y1 y2 माइनस y1। y2 पहला वाला मैक्सिमा कहाँ बनता है ये आप सब लोग जानते हैं, 3 लैम्डा बाय 2a पे बनता है, तो लैम्डा 1 आ जाएगा, माइनस 3 लैम्डा 2d बाय 2a। आप जानते हैं फर्स्ट मैक्सिमा के लिए आप कहेंगे a साइन थीटा या इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई 2। पहला मैक्सिमा तब होगा जब पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 होगा। स्मॉल वैल्यूज के लिए साइन थीटा टेन थीटा के बराबर होता है, तो आप इसको 3 लैम्डा बाई 2 लिखेंगे। आप डायग्राम बनाकर देखें, ये इस तरह का डायग्राम है, तो ये डिस्टेंस कैपिटल डी है, ये डिस्टेंस ए है, और यहाँ पर कहीं बन रहा है, तो आप टेन थीटा बराबर कह सकते हैं वाई बाई डी। ये मैंने आपको फॉर्मूले का डेरिवेशन करके बता दिया, अदरवाइज आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें। 3 बाई 2a और d कॉमन लिया, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 है। बेटा एक एक की कैलकुलेशन करोगे तो डिफिकल्ट हो जाएगी कैलकुलेशन, आप दोनों को साथ लेके चलें। देखो 655 माइनस 650 नैनोमीटर, आंसर विल बी 5 नैनोमीटर। 5 नैनोमीटर, तो 3 इंटू डी दे रखा है 2 मीटर अपॉन 2 इंटू ए दे रखा है आपको 0.5 mm यानी 1 बाई 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और अभी डिफरेंस निकाला हमने 5 नैनोमीटर का, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 9। बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, 3 2s are 6, 5s are 30 into 10 to the power minus 6 and this is 30 माइक्रोमीटर। 30 माइक्रोमीटर आ गया हमारा आंसर। दैट इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और आप देख सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेस्ड है, कोई घुमाकर कुछ भी घुमाकर नहीं पूछा गया, डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। बस आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने जरूरी है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ कार्नो इंजन टेम्परेचर ऑफ सिंक इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंक का टेम्परेचर 27 डिग्री दे रखा है, तो सबसे पहले अब काम करेंगे, इसे केल्विन में बदल देंगे, 300 केल्विन, एंड इट्स एफिशिएंसी इज 25%, और उसकी एफिशिएंसी 25% है, यानी कि ईटा जो है वो 25/100 कर देंगे तो 1/4 आ जाएगा। अब हम जानते हैं 1/4 बराबर ईटा बराबर 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सोर्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ सिंक लिख सकते हैं आप इसे। टेम्परेचर ऑफ सोर्स इट इज टेम्परेचर ऑफ सोर्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ सिंक। आप इसको सॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर ऑफ सोर्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ सिंक विल बी 1 माइनस 1/4, 3/4। सिंक का टेम्परेचर आपको 300 केल्विन दिया हुआ है, सॉरी इट विल बी, एक मिनट, सिंक अपॉन सोर्स होएगा बेटा, सॉरी सिंक अपॉन सोर्स हो गया टेम्परेचर, सिंक का टेम्परेचर आपको 300 केल्विन दे रखा है, सोर्स का टेम्परेचर हमें निकालना है, तो आप कहेंगे टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज 400 केल्विन। अब आपके पास टेम्परेचर का सोर्स ऑफ टेम्परेचर क्या आ गया, 400 केल्विन। अब पूछ रहा है कि आपको इसकी एफिशिएंसी 100% से बढ़ानी है। एफिशिएंसी 100% से बढ़ानी है मतलब एफिशिएंसी को डबल करना है। 100% किसी चीज को बढ़ाना मतलब एफिशिएंसी डबल करना है, तो अब एफिशिएंसी हो जाएगी डबल, 1/2, दिस इज 1 माइनस अगेन टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स, तो टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज 1/2, 1/2। तो सोर्स का टेम्परेचर कितना बढ़ाना चाहिए, तो सिंक का टेम्परेचर तो क्या है 300 है, 300 इंटू 2 600, अब सोर्स का टेम्परेचर हो जाएगा 600 केल्विन। तो पहले सोर्स का टेम्परेचर कितना था 400 केल्विन, अब सोर्स का टेम्परेचर कितना हो गया 600 केल्विन, तो हमें कितना टेम्परेचर बढ़ाना है, डेल्टा टी हो गया 200 केल्विन, या फिर आप कह सकते हो 200 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में बढ़ाओ या सेल्सियस में बढ़ाओ, increase in the temperature remains same, so it is 200 डिग्री सेल्सियस। 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज है।
आप देख सकते हो बहुत ही आसान फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अप टू व्हाट डिस्प्लेसमेंट द ब्लॉक विल कम टू रेस्ट। कितने डिस्प्लेसमेंट पर ब्लॉक रुक जाएगा? तो बेटा ब्लॉक की इनिशियल स्पीड क्या दे रखी है? ब्लॉक की इनिशियल स्पीड दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकेंड और म्यू है 0.5। तो आप जानते हो रिटार्डेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा माइनस म्यू इंटू जी। जब भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है, दिस इज नॉर्मल कॉन्टैक्ट, दिस इज एम जी, तो फ्रिक्शन फोर्स लगता है म्यू इंटू एन। फ्रिक्शन फोर्स अगर म्यू इंटू एम जी है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया बेटा? म्यू इंटू जी। एक्सेलरेशन कितना हो गया? म्यू इंटू जी माइनस 0.5 इंटू जी 9.8 आपके पास में आ जाएगा माइनस 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपके पास एक्सेलरेशन है, इनिशियल स्पीड है, यू कैन राइट वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कहां तक जाएगा? कहां पर रेस्ट पर आएगा? तो v जीरो हो गया, यू स्क्वायर 9.8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब डिस्प्लेसमेंट कम्स आउट टू बी 9.8 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8, ये गया 4.9 मीटर। इसका आंसर आ जाएगा बच्चा 4.9 मीटर। सॉरी, एक्सेलरेशन हमारे पास में है 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिवाइड बाय 2 कर दिया, 9.8 से 9.8 चला गया, 9.8 बाय 2, इट कम्स आउट टू बी, वेट अ मिनट, ये घट गया है, 2 घट गया है, 9.8 अपॉन 9.8, 9.8 मीटर आ जाएगा। 9.8 मीटर आ जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। सॉरी, यहाँ पर एक्सेलरेशन है 4.9, मैंने 9.8 लिख लिया था, 9.8 बाई 2, 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर्मूले पे ध्यान दें बेटा, फॉर्मूला वेरी सिंपल, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ऐसी गलतियां आप भी करते हैं, पर रीचेक करें आंसर को फिल करने से पहले, रीचेक करें, क्योंकि हम लोग बहुत प्रेशर में होते हैं जब पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, तो ये गलतियां होना लाजमी है, पर इन्हें चेक करना हमारे हाथ की बात है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड कांट चेंज काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ द बॉडी। आप जानते हो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है। मैग्नेटिक फोर्स एफ मैग्नेटिक जो आता है वो आता है क्यू वी क्रॉस बी। क्यू वी क्रॉस बी होता है मैग्नेटिक फोर्स। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा जिनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है उससे परपेंडिकुलर होता है। तो एफ मैग्नेटिक इज परपेंडिकुलर टू वी, वी से परपेंडिकुलर है, तो आप क्या कहेंगे? डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो। डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो, तो एफ मैग्नेटिक डॉट वी इज इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब पावर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, पावर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। मैग्नेटिक फोर्स का कोई पावर नहीं होता है, तो जब पावर नहीं है मैग्नेटिक फोर्स का, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? जीरो होगी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू स्टेटमेंट, सही है ये। Force due to magnetic field always act perpendicular to the velocity. Yes, force due to magnetic force always due to the perpendicular to the velocity. क्यों? क्योंकि F मैग्नेटिक होता है Q V क्रॉस B, V से परपेंडिकुलर है, V से परपेंडिकुलर है, तो F मैग्नेटिक डॉट V इज इक्वल्स टू जीरो। नोट करें आप, देखें कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, समझने की कोशिश करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जिन लोगों ने प्रैक्टिस करी होती है वो एक फॉर्मूला डिराइव करके रखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है 3 balls आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ टावर, फर्स्ट वन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद सर्टेन स्पीड। एक टावर है जिसकी हाइट h है, यहां से एक बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया किसी स्पीड से। सेकेंड बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, सेकेंड बॉल को वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका गया इसी हाइट से और सेम स्पीड से जो कि फर्स्ट बॉल थी। और थर्ड बॉल को सिर्फ ड्रॉप किया गया है, थर्ड बॉल को ड्रॉप किया गया है। फर्स्ट एंड सेकेंड बॉल, फर्स्ट बॉल को नीचे आने में 6 सेकेंड्स लगते हैं, जबकि दूसरी वाली बॉल को नीचे आने में 1.5 सेकेंड लगता है। तो पूछा गया है टाइम टेकन बाय थर्ड बॉल टू हिट द ग्राउंड, थर्ड बॉल को हिट करने में कितना टाइम लगेगा।
तो ये बेटा हम लोगों के क्लासरूम इलस्ट्रेशंस का क्वेश्चन है। हम लोग दीक्षा क्लासेस में क्लास में करवाते हैं और बच्चों को इंपॉर्टेंट मार्क करवाते हैं। हम बताते हैं कि इस क्वेश्चन में टी हमेशा अंडर रूट T1 T2 होता है। अंडर रूट T1 T2, T1 ऊपर से नीचे जाकर आने का टाइम और T2 केवल नीचे आने का टाइम। T बराबर अंडर रूट T1 T2 और T1 हमें 6 सेकंड दे रखा है, T2 हमें 1.5 दे रखा है, ये अंडर रूट 9 है और ये 3 सेकंड है। तो हम लोगों के बच्चों ने इस क्वेश्चन को विद इन 30 सेकंड सॉल्व कर दिया, विद इन 30 सेकंड सॉल्व कर दिया। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी क्लासरूम इलस्ट्रेशंस के क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन था। आप देखिए इस क्वेश्चन को समझिए और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे आप लिख कर कोशिश कीजिए, लिख कर समझने की कोशिश करें बेटा। देखिए ये क्वेश्चन नेक्स्ट, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम बॉटम ऑफ इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन के बॉटम से 30 डिग्री पर एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है। द एंगल ऑफ द इंक्लाइन प्लेन इज 30 डिग्री। इंक्लाइन प्लेन का एंगल कितना है? 30 डिग्री है। आपको डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल निकालना, यानी कि रेंज निकालनी है आपको, यानी कि रेंज निकालनी है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम हमारे x और y एक्सिस को इंक्लाइंड प्लेन पर बना देते हैं। x और y एक्सिस को हम लोग क्या करते हैं, इंक्लाइंड प्लेन पर बना देते हैं। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, x एक्सिस और y एक्सिस। और जब एक्सेलरेशन निकाला जाता है, जब एक्सेलरेशन के कंपोनेंट किए जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो एक्सेलरेशन वर्टिकल डाउनवर्ड्स है वो g, यहाँ पर y डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट g cos अल्फा हो जाएगा और x डायरेक्शन में g sin अल्फा हो जाएगा। अब हम सबसे पहले टाइम पीरियड निकालेंगे। तो टाइम पीरियड t बराबर होता है 2uy अपॉन ay। 2uy अपॉन ay टाइम पीरियड होता है। uy कितना है? u sin 30 10 इंटू साइन 30, इसका कंपोनेंट करें y डायरेक्शन में, साइन 30 वाला कंपोनेंट 1/2, ये cos 30 वाला कंपोनेंट है और ये sin 30 वाला कंपोनेंट है, ये हो गया u sin 30 और ये कंपोनेंट कितना है? u cos 30। और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? g cos अल्फा, तो g is 10 cos अल्फा इज √3/2। तो माय डियर फ्रेंड्स टाइम कितना आया? 2/√3 आ गया टाइम। टाइम कितना आ गया? 2/√3। अब बेटा ध्यान दो, इसका x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो x इज इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू टी माइनस हाफ। देखिए डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, एक्सेलरेशन पीछे है, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लिखा है, माइनस हाफ। और x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है g sin अल्फा इंटू टी स्क्वायर। नाउ इट इज वेरी सिंपल, u cos 30 10 इंटू cos 30 इज √3/2। टाइम अभी हम निकाल चुके हैं, 2/√3 माइनस हाफ, g की वैल्यू 10, sin 30 की वैल्यू 1/2 और ये आ गया 2/√3 इंटू 2/√3। आप देख सकते हैं 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया। इट कम्स आउट टू बी 10 माइनस 10/3, इट इज 20/3 मीटर। It is 20/3 meter and which is very simple. This is the answer. आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें। हमें क्या करना है, हमें इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग और इंक्लाइंड प्लेन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जी के कंपोनेंट करके टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है और फिर रेंज को सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर सॉल्व किया जा सकता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ बॉडी हैज वेट W ऑन अर्थ, अर्थ पर बॉडी का वेट है W, you have to find the radius of the planet having same density as earth at which its weight will be W/3।
जहां पर उसका वेट W/3 हो। तो हम जानते हैं वेट जो होता है g पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी। तो g प्लैनेट जो है दैट इज g अर्थ/3 है। जी प्लैनेट जो है वो जी अर्थ/3 है, क्योंकि उस प्लैनेट पर वेट 1/3 हुआ है, यानी जी 1/3 हुआ है। तो आप क्या लिखेंगे, जी टाइम्स मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का होल स्क्वायर। इट इज जी टाइम्स मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इंटू 3। मैंने जी का फॉर्मूला लिखा है, दोनों का जी अलग सेम कैंसिल हो जाएंगे, जी कॉमन है। मास ऑफ प्लैनेट लिख सकते हो डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इंटू 4/3 पाई रेडियस ऑफ द प्लैनेट का क्यूब अपॉन आर पी का स्क्वायर बराबर डेंसिटी सेम है दोनों की 4/3 पाई आर अर्थ का क्यूब अपॉन 3 टाइम्स आर अर्थ का स्क्वायर। ये सारा कैंसिल, ये यहां से कैंसिल, ये यहां से कैंसिल। आप देख सकते हो रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 1/3 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ प्लैनेट क्या है, r/3। रेडियस ऑफ प्लैनेट हो गया r/3। अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है, छोटे छोटे कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं इन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मान लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू, तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 2 न्यू, इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज v1। तो आप जानते हैं आइंस्टीन की इक्वेशन लगाई जाए, k मैक्स बराबर हाफ m v1 स्क्वायर बराबर एनर्जी इंसिडेंट माइनस फाई, फाई बोले तो वर्क फंक्शन है ना। तो ये क्या हो जाएगा, E इंसिडेंट इज 2 टाइम्स h न्यू माइनस h न्यू थ्रेशोल्ड वाली, when this frequency is 5 times of threshold frequency। अब नेक्स्ट चेंज कर दिया है, तो हाफ m v2 का स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स h न्यू माइनस h। दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो आप देख सकते हो हाफ m से हाफ m गया, v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर बराबर 2h न्यू माइनस h न्यू, h न्यू 5h न्यू माइनस h न्यू 4 टाइम्स h न्यू, न्यू से h न्यू गया, रूट ले लिया, तो v1 upon v2 is 1/2, so v2 comes out to be 2 times v1। Again a simple straight forward question, बिल्कुल सीधा साधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से ही एक क्वेश्चन उठाया गया है। चलिए बच्चों, अभी आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी थर्मल फिजिक्स का एक क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। टू कंडक्टिंग रॉड्स ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन फिगर। दो रॉड्स हैं जो कनेक्टेड है सीरीज में। फाइंड आउट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ 8 सेंटीमीटर लेंथ, इसकी कंडक्टिविटी निकालनी है। इफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ 16 सेंटीमीटर इज के, 16 सेंटीमीटर की थर्मल कंडक्टिविटी के दे रखी है। तो आप जानते हैं जितनी हीट पर यूनिट टाइम यहां एंटर करेगी, वही हीट पर यूनिट टाइम यहां से बाहर आएगी, यहां से भी सेम बाहर आएगी। तो आप कहेंगे dq/dt इन, dq/dt इन इज इक्वल्स टू dq/dt आउट। इन और आउट वाला dq/dt क्या होगा, सेम होगा। तो इधर dq/dt का फॉर्मूला लगाया जाए तो k a डेल्टा टी 100 माइनस 80, डेल्टा टी इज 20, टेम्परेचर डिफरेंस। यहाँ फॉर्मूला जो यूज किया जा रहा है दैट इज dq/dt इक्वल्स टू ka डेल्टा टी बाय l। हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का, ka डेल्टा टी 20 बाय l, l इज 16 सेंटीमीटर, l इज यहाँ पर L कितना है 16 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हो गया K डैश A 80 माइनस 0 80 अपॉन डेल्टा टी 8 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं। 8 2 2 0 10 10 A K डैश आ गया K/8। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल इज बी नॉट। सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी नॉट है। आपसे पूछा गया है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द कॉइल एट डिस्टेंस r/2। r/2 डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था bx इक्वल्स टू b नॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की पावर 3/2। हम बच्चों को ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाते हैं और ये बताते भी हैं एनालिसिस करने के बाद में कि इस फॉर्मूले का कितना यूज है, और इस फॉर्मूले पे हमने कई क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं। अगेन दिस क्वेश्चन और इसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन हमारे क्लासरूम इलस्ट्रेशंस का क्वेश्चन है। हमारे क्लासरूम इलस्ट्रेशंस का क्वेश्चन आप नोट्स उठाकर देखेंगे बच्चों के, तो आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। x की जगह आपको r/2 रखना है, तो r स्क्वायर बाय 4 अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो b नॉट आ जाएगा 5/4 की पावर 3/2 एंड दैट इज 8b नॉट अपॉन 5√5। आप ये भी कह सकते हो 2 का क्यूब अपॉन √5 का क्यूब, 2 का क्यूब अपॉन, ये देखिए ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है और ये 5 की पावर 3/2 यानी √5 का स्क्वायर है, ये √5 का स्क्वायर। अब ये रूट को अंदर ले लें तो ये हो जाता है 2/√5 का क्यूब इंटू बी नॉट। दिस इज द आंसर। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड। हाँ, अगेन क्लासरूम इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन। क्लासरूम इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, दो बाई कॉन्वेक्स लेंस है जिनकी रेडियस तक दे रखी है 15 सेंटीमीटर। इनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है 15 सेंटीमीटर एंड इज प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है इनका, लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 इज फिल्ड इन बिटवीन। तो एक्चुअली हमारे पास तीन लेंस बन चुके हैं, 1, 2 और 3। आपको कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालनी है। 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। अब f1 और f2 दोनों इक्वल मान लेते हैं, तो 2/f1 प्लस 1/f3। मैं 3 नंबर इसको नाम दे रहा हूँ, ये 1 है और ये 2 है। अब हमें f1 निकालना है, तो f का फॉर्मूला आप जानते हैं, 1/f1 इज म्यू माइनस 1, म्यू माइनस 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1 इंटू 2/15 इंटू 2/15। फॉर्मूला इज 1/f म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। फॉर्मूले को यूज करेंगे। इसी तरह 1/f3 निकाल सकते हो, f3 इज 1.25 माइनस 1 इंटू, अब देखिए इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ आ रही है तो नेगेटिव में ली जाएगी, तो ये -2/15। अब इसकी वैल्यू पुट करें आप और आपको आंसर मिल जाएगा 1.5 माइनस 1, 2 इंटू 1/2 इंटू 2/15 प्लस 1.25 माइनस 1, 0.25 यानी 1/4 इंटू माइनस 2/15। आप देख सकते हैं 1 माइनस 1/4 ये आ जाएगा 3/4 इंटू 2/15, 3, 5, 2, 1/f इक्विवेलेंट एंड f इक्विवेलेंट उल्टा करने पर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अगेन सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही रेगुलर क्वेश्चन था, कोई घुमाकर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। बताया जाता है आपको, हमारी टेस्ट सीरीज में भी हम कहते हैं कि ये क्वेश्चंस मस्ट क्वेश्चंस और ये जरूर आएंगे एग्जाम में, और वो आए भी हैं। अ न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर 220, एक न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर है 220। ये डिके करता है दो y और z के अंदर जिनके एटॉमिक नंबर है 105 एंड 115। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ रिएक्टेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और प्रोडक्ट की दे रखी है आपको 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको पूछा गया है कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, तो एनर्जी रिलीज्ड क्या होगी, एनर्जी रिलीज्ड होगी बेटा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो दोनों प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी सेम दे रखी है, तो आप डायरेक्ट इनको ऐड भी कर सकते हो। तो आप कहोगे 220 इंटू 6.4 माइनस 220 और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन
5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब आप एक एक कैलकुलेशन करने की बजाय इसे कॉमन ले लें और 0.8 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगी 176 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत आसानी से और ये आ जाएगा आपके पास 176 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओ, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बोर्ड लेवल क्वेश्चन पूछ लिया ये आपसे। फाइंड द आरएमएस करंट इन द फॉलोइंग। आरएमएस करंट और सिंपल एल सर्किट है तो आई आरएमएस बराबर होता है वी आरएमएस अपॉन एक्सएल। वी आरएमएस अपॉन एक्सएल, वी आरएमएस अपॉन एक्सएल को लिखेंगे ओमेगा एल। वी आरएमएस हमें दे रखा है 220, ओमेगा होता है 2 पाई एफ। एफ कितना है बच्चा? 50। एफ है 50 और एल है 200 हेनरी। अब आप इसको सॉल्व करके आसानी से निकाल सकते हो। 50 into 200, ये एक गया 100 और एक 1000 रह गया, 2 गया 11 आया, तो ये आया 11 अपॉन पाई इंटू 10 की पावर माइनस 3। 10 की पावर माइनस, पाई को 22/7 लिखें तो ये आ जाता है 7/2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 3.5 मिली एम्पियर। 3.5 मिली एम्पियर इज अ वेरी सिंपल सा क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई घुमा कर नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो और भी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पूछा गया एक सेल है जिसके लिए बैलेंस लेंथ है 75 सेंटीमीटर। अब इस सेल को रिप्लेस कर दिया जिसका EMF E2 है और E1 अपॉन E2 3/2 दे रखा है। E1 अपॉन E2 3/2 दे रखा है तो हम जानते हैं E1 अपॉन E2 L1 अपॉन L2 होता है बच्चा। तो 3/2 बराबर L1 75 अपॉन L2। तो L2 बचा कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर। L2 आ गया 50 सेंटीमीटर। डिफरेंस इन लेंथ इनिशियल माइनस फाइनल 75 माइनस 50। ये देखिए इतना बिल्कुल सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल से बेस्ड क्वेश्चन और एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर का ये क्वेश्चन है। और ये इंपॉर्टेंट बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट्स के क्वेश्चन, इनमें से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये पूछा गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट हाइट h इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर हाइट से आपने एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया फ्रॉम फ्री एंड ऑफ स्प्रिंग, फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग। इफ मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, ये गिरा कर टकरा कर स्प्रिंग को नीचे दबा देता है 5 सेंटीमीटर से, 5 सेंटीमीटर से। तो आपको पूछा गया है स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी होगी। तो बेटा यहाँ पर आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, आप यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी में कमी हुई है, जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज आया है, वही तो स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड एनर्जी गई है। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या आया है? एम जी, और टोटल कितना? देखो h ऊपर था, h/2 नीचे, तो h प्लस h/2 बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर, एक्स इज द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। एम जी, एम कितना है? 100 ग्राम दे रखा है आपको। जी कितना दे रखा है? जी 10 दे रखा है। h प्लस h/2 3h/2 और h दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर। ये हो गया टोटल 15 सेंटीमीटर। तो 15 अपॉन 100 कर दिया आपने, हाफ आ गया, k आ गया और x फिर 5 सेंटीमीटर। 5 इंटू 5 अपॉन 100, 200। देख सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0 0 सब कैंसिल हो गया। 5 25 है, ये 4 है, 15 चौका 60 इंटू 2, ये आ गया 120 न्यूटन पर मीटर। ये आ गया 120 न्यूटन पर मीटर। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो बेटा एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, बट हाँ बहुत एग्जैक्ट के क्लोज है। यही क्वेश्चन था और यही यहाँ पर इसका आंसर है। अगेन स्मॉल लिटिल कंसेप्ट पे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक ड्रॉप हैविंग मास 10 ग्राम इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ड्रॉप है जिसका मास 10 ग्राम है, इसको हवा में सस्पेंड किया गया है। इसका मतलब इसको mg को इलेक्ट्रिक फील्ड QE का फोर्स बैलेंस कर रहा है। mg को QE
फोर्स बैलेंस कर रहा है, तो आपको चार्ज ऑन द ड्रॉप निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, QE इक्वल्स टू mg, QE 4.9 10 की पावर 4, मास 10 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे और G 9.8 दे रखा है। 20 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 4, -4 गया तो आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। अगेन स्ट्रेट डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इन सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, two soap bubbles of radii R1 and R2 equal to 4 cm and 5 cm are touching each other over a common surface of S1 and S2. आपको radius of curvature of common surface, दो ड्रॉप्स थी, दो बबल्स थे, आपस में टच हो गए, तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा बेटा और यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, चेंज। तो हम जानते हैं सोप बबल के अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है, जो सोप बबल में एक्सेस प्रेशर होता है, दैट इज 4T/R1। एक्सेस प्रेशर यहाँ क्या आएगा, 4T/R1 और यहाँ एक्सेस प्रेशर आएगा 4T/R2। इस तरफ का प्रेशर ज्यादा है तो हम बोलेंगे 4T/R1 minus 4T/R2 is equals to 4T/R। R रेडियस ऑफ कर्वेचर, 4T सारा कैंसिल हो जाएगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला आ जाएगा R2 minus R1 upon R1 R2। अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, ये RC की पावर -1 है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया R1 R2 upon R2 minus 5 into 4, 20 upon 1, 20 centimeter will be the answer. 20 centimeter will be the answer. Next question. The normal reaction N for a vehicle of 800 kg mass negotiating a turn on 30-degree banked road. 30 डिग्री की banked road है, 30 डिग्री की banked road है और यहाँ पर एक व्हीकल पड़ा है। आपको मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड के लिए इसका n कितना है, y इंटू 10 की पावर 3, y इंटू वाई की वैल्यू निकालनी है नियरेस्ट इंटीजर तक, गिवन दे रखी है cos 30 डिग्री और म्यू एस की वैल्यू। हम जानते हैं ये वैल्यू है नॉर्मल, ये वैल्यू है mg और ये बेटा बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो ये आ जाता है फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन। फ्रिक्शन फोर्स आ गया म्यू एन। तो अब हम इसे सॉल्व करें, अगर इसे सॉल्व किया जाए तो इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जाए इसे, तो ये एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा, तो ये आएगा n cos 30 डिग्री और ये आ जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो गया बेटा, तो म्यू n cos 30 डिग्री और ये आ जाएगा म्यू n sin 30 डिग्री। तो आप देख सकते हैं इसे बैलेंस किया जा सकता है, इसे बैलेंस किया जाए वर्टिकल फोर्सेस को, तो n cos 30 बराबर mg प्लस म्यू n sin 30। यहाँ लाकर n कॉमन ले लिया जाए तो ये आ जाएगा mg अपॉन cos 30 माइनस म्यू sin 30। अब आप सारे डेटा को पुट करें और वैल्यू निकाल लें, तो ये वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देख लीजिए 800, दिस इज 800 इंटू जी 10 cos 30 डिग्री इन्होंने दे रखा है 0.87 माइनस म्यू एस दे रखा है 0.2 और sin 30 दे रखा है 0.5। दिस इज 8000 अपॉन 0.01 सब्ट्रैक्ट हुआ 5 2s are 10.10, तो ये हो गया 0.77। तो जब सॉल्व करेंगे आप तो इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करके सॉल्व किया जा सकता है। 10 की पावर 3 तो हट गई है, 8 अपॉन 0.77 है, तो 1 के आसपास 10 के आसपास इसका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये भी, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग करना था, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पूछा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इफ अ ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम यहाँ टू यहाँ अप्लाइंग अ फोर्स। वेरिएबल फोर्स दिया हुआ है और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है,
तो हम जानते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो वर्क डन के बराबर होता है, W के बराबर, वर्क एनर्जी थ्योरम W के बराबर, और W बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस fy dy विद द प्रॉपर लिमिट्स 1,2 to 2,3. fx is 2x square dx plus 3y square dy 2 से लेकर 3 तक एंड 1 से लेकर 2 तक। सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेट कर देंगे आप तो ये आ जाएगा 2x क्यूब बाय 3 प्लस 3y क्यूब बाय 3। लिमिट लगा दें, 2/3 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब प्लस y क्यूब इज 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। अब आप इसे सॉल्व कर दें और आपके पास में आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, बोर्ड लेवल एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीईआरटी की बुक के लेवल का क्वेश्चन है ये, और ये इलस्ट्रेशंस में तो जरूर होता है, कहीं से भी पढ़ेंगे, कहीं से भी अच्छी जगह से आपने पढ़ाई की होगी तो ये इलस्ट्रेशंस में क्वेश्चन जरूर दिखेगा आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Wavelength of incident light is 491 nanometer and stopping potential is this. If another wavelength of lambda 1 is incident, then new stopping potential is 1.02 volt. Find lambda 1. वही क्वेश्चन वापस पूछा गया है जो पहले हमने किया था। K max बराबर EV0 थ्रेशोल्ड, वेवलेंथ देर नहीं रखी है हमें यूज करनी है आइंस्टाइन की इक्वेशन hc बाय लैम्डा, मैं मान लेता हूँ इनिशियल -5 और बाद में आ जाएगा ई वी डैश इक्वल्स टू एच सी बाय, जैसा कि इन्होंने कहा लैम्डा 1 है -5, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें अगर आप, पाई कट जाएगा, ई वी डॉश माइनस ई ने, देखो ये दे रखा है आपको, आप कहेंगे 0.410 माइनस 1.02 इज इक्वल्स टू एच सी की वैल्यू 12400 1 बाय लैम्डा इनिशियल दे रखा है 491 नैनोमीटर और नैनोमीटर में दे रखा है, तो आप इसको 12400 ना लेके 1240 ले सकते हैं, 1240 ले सकते हैं माइनस 1 बाय लैम्डा 1। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस इक्वेशन को सॉल्व करने में। हमने जो यूज किया है वो ये यूज किया है कि EV0 is equals to HC by lambda minus 5, Einstein's equation for photoelectric effect. Next question दे रखा है, 2 coins each of mass 100 gram are placed on the other on one another at one end of a meter scale, एक मीटर स्केल के एंड पर रखा है। The meter scale is balanced on a knife edge at 40 सेंटीमीटर मार्क, 40 सेंटीमीटर पर। तो फाइंड द वेट ऑफ द मीटर स्केल इन ग्राम्स। मीटर स्केल, तो मीटर स्केल यूनिफॉर्म होती है तो इसका सारा मास mg का लगेगा, सेंटर पे लगेगा, 50 सेंटीमीटर पे लगेगा, लेकिन हमने इसे बैलेंस 40 सेंटीमीटर पे किया है और इन दोनों के मास दे रखे हैं 100 ग्राम्स और ये भी 100 ग्राम्स। तो बेटा इसका टॉर्क नीचे की तरफ इधर, सॉरी इस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क को, मोमेंट्स को बैलेंस कर सकते हैं। तो आप टॉर्क क्या बोलेंगे, 100 200 इंटू, देखिए mg 200 m इंटू g लिख देते हैं इसे, हम यूनिट्स के कन्वर्जन में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यूनिट्स दोनों तरफ सेम आ जाएगी हमारी। तो 200 इंटू जी इंटू, देखो ये तो हो गया फोर्स इंटू डिस्टेंस 40 इज इक्वल्स टू mg इंटू डिस्टेंस 10, g गया 10 गया, g गया 10 गया, 800 m आ गया 800 और जो यूनिट्स ली थी वही यूनिट्स आएगी 800 ग्राम, 800 ग्राम। तो मीटर स्केल का वेट इन ग्राम्स कितना आ गया, 800 ग्राम्स। अगेन सिंपल क्वेश्चन, हमने क्या किया, टॉर्क अबाउट O 0 किया है, O इज दिस पॉइंट, यहाँ पे बैलेंस किया है, टॉर्क हमने 0 किया है दोनों फोर्सेस का। क्या दे रखा है आपको, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल इफ t इज द टाइम एट विच इंक्लिनेशन ऑफ वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल बिकम्स 0। ये वो टाइम है जब इंक्लिनेशन ऑफ वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल 0 हो जाता है, यानी कि पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 0 है, यानी पार्टिकल h मैक्स पर है, तो ये t टाइम है यहाँ तक पहुंचने का। एंड r इज द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, r क्या है,
horizontal range of the projectile है. Then choose the correct value of theta. Initial speed of projection दे रखा है 25. तो t बराबर होता है बेटा, पूरे पाथ के लिए बोलूँ तो 2u sin theta by g होता है. हम कहेंगे 2u sin theta by g, तो पूरे के लिए है, आधे के लिए 2 हट जाएगा. it will be u sin theta by g. और रेंज का फॉर्मूला देखें तो रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर 2u स्क्वायर cos थीटा sin थीटा. sin 2 थीटा है, मैंने उसको खोल दिया अपॉन g. अब हमें चाहिए थीटा, चाहिए हमें किसी भी तरीके से एलिमिनेट करना है, और u स्क्वायर को सबसे पहले t के स्क्वायर को स्क्वायर कर दिया जाए ताकि हम लोगों का काम आसान हो जाए, और r बाय टी स्क्वायर कर दिया जाए, r बाय टी स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर cos थीटा sin थीटा बाय g अपॉन t का स्क्वायर. बेटा t का स्क्वायर क्या होगा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g का स्क्वायर. ये u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, g से g का स्क्वायर कैंसिल, g ऊपर आ गया 20 cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या आ गया, cot थीटा r बाय टी स्क्वायर. तो r बाय 20, r बाय, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो गई हो. r बाय 20 टी स्क्वायर cot थीटा, तो थीटा बराबर आ जाएगा cot इनवर्स, थीटा बराबर आ जाएगा cot इनवर्स r बाय 20 टी स्क्वायर. दिस विल बी द करेक्ट आंसर. और मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है. r ये आ जाएगा 20 टी स्क्वायर. थीटा इक्वल्स टू cot इनवर्स r बाय 20 टी स्क्वायर. दिस इज द करेक्ट आंसर. अगर ये ऑप्शन है तो अगर आप इसे दूसरे तरीके से निकालना चाहें, r और t के रेशियो में निकालना चाहें, तो वहां से भी निकाल सकते हैं. देखो एक और ऑप्शन हो सकता है r बाई टी वाला, अगर वो 20 नहीं है तो हम देखें r बाई टी करके देख लें. r बाई टी करके देख लें बच्चा, r हो जाएगा 2u स्क्वायर cos थीटा sin थीटा अपॉन g, और टाइम को लिखेंगे u sin थीटा अपॉन g. अब से देखते हैं, g से g कैंसिल हो गया, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो गया, u से u कैंसिल हो गया, पीछे रह गया 2 इंटू u दे रखा है 25 cos थीटा, ये हो जाता है 50 cos थीटा. u एक रह जाएगा, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा. अब देख लीजिए जो बेस्ट ऑप्शन आपको मैच हो रहा है, आप उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है. आई हैव शोन यू द वे. आपको फॉर्मूलाज यूज करना है और आपका आंसर मैच कर जाएगा इससे. नेक्स्ट, a particle of mass 200 gram moving in circular motion which is tied by a massless string of length 2 meter that can bear a maximum 80 Newton tension. What is the maximum speed with which particle can move on a circular path? अब ये वैसे तो क्लियर नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से हॉरिजॉन्टल सर्कल के लिए ही बात कर रहा होगा, जिसके साथ ये मैक्सिमम घूम सकता है, मैक्सिमम घूम सकता है. तो ये क्या हो गया, टेंशन T हो गया, और T ही सेंटर की तरफ है, तो T बराबर हो गया mv स्क्वायर बाई एल. 80 न्यूटन टेंशन दे रखा है. ये भी एक क्लासरूम इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन है. 200 ग्राम, ये 1000, ये v स्क्वायर, और लेंथ दे रखी है आपको कितनी, 2 मीटर. ये 2. अब देख सकते हो v स्क्वायर इज 800, v हो जाएगा 20√2 मीटर पर सेकेंड. v हो जाएगा 20√2 मीटर पर सेकेंड. दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो आप देख सकते हो पूरे पेपर में कोई भी घुमाकर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है. सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, और हम लोगों ने बच्चों को स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस के साथ साथ घुमाकर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करा रखी थी. जेईई मेंस की क्वेश्चंस बहुत सिंपल तरीके से, और कितने फास्ट आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप देख सकते हैं. हमने सारा पेपर लगभग आधे घंटे के अंदर सॉल्व कर दिया. लगभग आधे घंटे के अंदर हमने इस पेपर को सॉल्व कर दिया.
क्योंकि आपको कुछ टाइम दिया गया है, लगभग मतलब आधा घंटा भी नहीं कह सकते, मतलब आधा घंटा नहीं, पौन घंटे में ये पेपर आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट। देखते रहिए, क्योंकि ऐसे ट्रिक्स के साथ हम और आएंगे और सारे जेईई मेंस के पेपर का सॉल्यूशन लेकर आएंगे दीक्षा क्लासेस के चैनल। थैंक यू बच्चों।